हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानने वाले हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। क्लास 10th का ज्योग्राफी से काफ़ी शॉर्ट नोट्स के रूप में मैंने इसको तैयार किया है और ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर उसमें आपका ज्योग्राफी है तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ में बस करंट अफेयर को आप ध्यान में रखिएगा कि वन संसाधनों को लेकर करंट अफेयर में वर्तमान समय में सरकार द्वारा क्या क्या नीतियाँ तैयार की जा रही है, इतना बस आप जान लीजिएगा। बाकी यहाँ से आपका सारा चीज़ तैयार हो जाएगा फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में। तो आइए समझते हैं। ये NCERT के बुक से लिया गया है जो कि क्लास 10th का है। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि वन और वन्य जीव संसाधनों के बारे में क्या क्या बातें क्लास 10th के किताब में कही गई है। भारत में वनों का वितरण बड़ा समान है। इसमें कई राज्यों में इसका वितरण बड़ा घना और कई में बड़ा विरल है। हरियाणा में कुल क्षेत्र के लगभग 3.8% भूभाग पर ही वन पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार में 86.9% भाग पर वन पाए जाते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में 60% से भी अधिक भूभाग पर वन पाए जाते हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, इन राज्यों में 10% से भी कम भूभाग पर वन पाया जाता है। और राष्ट्रीय वन नीति के अधीन 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। ये क्वेश्चन JPSC के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि राष्ट्रीय वन नीति के अधीन कितने प्रतिशत एरिया पर भूभाग पर वन पाए जाने चाहिए। तो इसका सही उत्तर 33% था। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। आइए चलते हैं, आगे जानेंगे हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? ऐसे लक्षित क्षेत्र को कहते हैं जहां बने प्राणियों से प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक सुंदरता को एक साथ सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे स्थानों की सुरक्षा और प्रबंधन की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। इनमें बहुत कम मानव हस्तक्षेप होता है, सिवाय इसके कि अधिकारी वर्ग आ जा सके और अपने काम की देखभाल कर सके। सैलानियों को भी एक नियंत्रित संख्या में जाने का अधिकार मिलता है या जाने को या वहाँ घूमने का मौका मिलता है। जैव विविधता की जब हम बात करते हैं तो किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। भारत के वनस्पति जात और प्राणी जात के अंतर्गत जैव विविधता के मामले में भारत एक संपन्न देश है। विश्व की लगभग 16 लाख प्रजातियों में से लगभग 8% प्रजातियां भारत में ही पाई जाती है। सामान्य प्रजातियां किसे कहते हैं? जिस प्रजातियों की जनसंख्या जीवित रहने के लिए सामान्य हो उसे सामान्य प्रजातियां की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। उदाहरण मवेशी, साल, चीड़ और इस तरह के अन्य कई सारे जानवर हैं। संकटग्रस्त प्रजातियां, जो प्रजातियां लुप्त होने के कागार पर हो उसे संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। उदाहरण के लिए काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, सहगाई या मणिपुरी हिरन, इस तरह के कई सारे जानवर संकटग्रस्त प्रजाति में आते हैं। साथ ही सुभेद प्रजातियां किसे कहते हैं? जब किसी प्रजाति की जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि उसके लुप्त होने की प्रबल संभावना हो जाए तो उसे सुभेद प्रजातियां कहते हैं। उदाहरण के लिए नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन और इस तरह के जानवर। स्थानीय प्रजातियां, कुछ प्रजातियां केवल किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। ऐसे प्रजाति को उस क्षेत्र की स्थानीय प्रजातियां कहते हैं। उदाहरण के लिए अंडमान टील, निकोबार के कबूतर, अंडमान के जंगली सूअर। ठीक, आप समझ रहे हो बातों को। आगे हम लोग चलेंगे, लुप्त प्रजाति के बारे में जानेंगे। कुछ प्रजातियां जो अब नहीं पाई जाती है लुप्त प्रजाति कहलाती है। कई प्रजातियां किसी खास स्थानों पर, क्षेत्र या देश या महादेश या पूरी धरती से लुप्त हो गई है। उदाहरण के लिए एशियाई चीता अब नहीं देखने को मिलता है। गुलाबी सिर वाली बतख अब देखने को ये सब नहीं मिलते हैं। ऐसे जानवर जो लुप्त हो चुके हैं उसे लुप्त प्रजाति के कैटेगरी में हम लोग रख देते हैं। समझते हैं वनस्पति और प्राणी जात जो है उसे कृषि में विस्तार के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है।
कैसे, आइए देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार 1951 से 1980 के बीच 2,62,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के वन क्षेत्र को कृषि भूमि में बदल दिया गया है। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्रों के एक बड़े भूभाग को झूम खेती और पेड़ों की कटाई से नुकसान पहुंचा है। संवर्धन वृक्षरोपण किसे कहते हैं? जब व्यावसायिक महत्व के लिए किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षरोपण किया जाता है तो इसे संवर्धन वृक्षरोपण कहते हैं। भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षरोपण किया जाता है। कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके, इससे अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हो गया है। वनस्पति और प्राणी जात में हांस के और कारणों में विकास परियोजनाएं भी शामिल हुई है। आज़ादी के बाद से बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया गया। इससे जंगलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। 1951 से आज तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाया किया जा चुका है। खनन के कारण कई क्षेत्रों में जैव विविधता में भारी नुकसान पहुंचा है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलामाइट का खनन के कारण उस एरिया को पूरी तरह से बर्बाद की श्रेणी में रखा गया है। संसाधनों की असमान बंटवारा, अमीर और गरीबों के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है। इससे अमीर लोग संसाधनों का दोहन करते हैं और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। वन्य जीव संरक्षण के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के अकॉर्डिंग 1960 और 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षण ने वन्य जीव की रक्षा के लिए नए कानून की मांग की थी। उसकी मांगों को मानते हुए सरकार ने भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया। इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई। बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। वन्य जीव के व्यवहार पर रोक लगाया गया। वन्य जीव के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों ने नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य बनाए। कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में शुरू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण के लाभ। संरक्षण के कई लाभ हो सकते हैं। इससे पारिस्थितिकी की विविधता को बचाया जा सकता है। इससे हमारे जीवन के लिए जरूरी मूलभूत चीज़ों जैसे कि जल, हवा, मिट्टी का संरक्षण भी होता है। सरकार द्वारा वनों का वर्गीकरण। आरक्षित वन, जिन वनों में शिकार और मानव गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध हो उसे आरक्षित वन कहते हैं। कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक को आरक्षित वन का दर्जा दिया गया है। संरक्षण की दृष्टि से इन्हें सबसे बहुमूल्य माना जाता है। सरकार द्वारा वनों का वर्गीकरण में और बात करें तो रक्षित वन इस श्रेणी में आते हैं जिस वनों में शिकार और मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध हो, लेकिन उस वन पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों पर लागू ऐसे कानूनें नहीं होती है। वन को रक्षित करने के लिए आदिवासियों को छूट दिया जाता है। कुल वन क्षेत्र के 1/3 हिस्से को रक्षित वन का दर्जा दिया गया है। रक्षित वनों को आगे होने वाले नुकसान से बचाया जा सके, इस वजह से वहां के आदिवासियों को ऐसा अधिकार दिया जाता है। जैव विविधता को इसमें बढ़ावा मिलता है। अब कुछ गिने चुने कारकों पर ध्यान देने की बजाय पूरी जैव विविधता पर ध्यान दिया जाता है। इसका असर यह हुआ है कि अब न केवल बड़े स्तनधारियों पर ध्यान दिया जाता है बल्कि कीटों पर भी ध्यान दिया जाने लगा है। 1980 और 1986 के वन्य जीव अधिनियम के बाद नई अधिसूचनाएं जारी की गई है। इन अधिसूचनाओं के अनुसार अब कई 100 तितलियों को, बीटल एवं डॉल्फिन पक्षियों को, साथ में ड्रैगन फ्लाई को भी रक्षित जीवों के श्रेणी में रखा गया है। 1951 में इस लिस्ट में पादप की 6 प्रजातियों को भी रखा गया है।
समुदाय और संरक्षण। कई गांव के लोग तो अब वन्य जीव के आवास की रक्षा करने के क्रम में सरकारी हस्तक्षेप को भी अनदेखी कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण अलवर जिले को देखने को मिलता है। इस जिले के 5 गांवों ने 1200 हेक्टेयर वन को भैरवदेव डाक व सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। वहां के लोगों ने वन्य जीव की रक्षा के लिए अपने ही नियम और कानून बनाए हैं। हिंदू धर्म कई आदिवासी समुदाय में प्रकृति की पूजा की जाती है और पूजा करने की पुरानी परंपरा रही है। जंगलों में पवित्र पेड़ों के झुरमुट इसी परंपरा की गवाही देते हैं। वनों में ऐसे स्थानों को मानव गतिविधियों से अछूता रखा गया है। साथ ही छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल लोग महुआ और कदम की पूजा करते हैं। इस तरह के उड़ीसा और बिहार के आदिवासी शादी के मौके पर इमली और आम की पूजा करते हैं। संरक्षण कार्य में समुदाय की भागीदारी का एक अच्छा उदाहरण है चिपको आंदोलन। स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षण में भागीदारी का एक और उदाहरण है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यह कार्यक्रम उड़ीसा में 1988 में चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत गांवों के लोग अपनी संस्था का निर्माण करते हैं और संरक्षण संबंधी क्रियाकलापों पर काम करते हैं। इसके बदले में सरकार द्वारा उन्हें कुछ वन संसाधनों के इस्तेमाल का अधिकार मिला हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर। बाघों की विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। इस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार था। 20वीं सदी के शुरू में बाघों की कुल आबादी 55,000 थी, जो 1973 में घटकर लगभग 1827 हो गई थी। महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो कार्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है, मानस टाइगर रिजर्व असम में है, पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल में है। और ये टाइगर रिजर्व के बारे में बहुत सारे एग्जामों में बार बार क्वेश्चन बने हैं और बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। ठीक।